डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना के बघी चौक के पास वाहन जांच के दौरान हुए विवाद के बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। रास्ते से जा रही एक निजी कार को भी आग के हवाले कर दिया। हमले में 15 से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। स्थिति अनियंत्रित होने पर पुलिस की अतिरिक्त बल ने मौके पर पहुंचकर 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। दर्जनों बाइक और धारदार हथियार जब्त किए गए। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम मोतीपुर थाना के जमादार मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सिंगोला पुल के पास वाहन जांच कर रही थी। तभी फतेहा के एक बाइक सवार युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। अन्य पुलिस कर्मियों ने उसे उठाकर बाइक सहित छोड़ दिया। पुलिस के छोड़ने से पहले युवक ने गश्ती दल को सबक सिखाने की भी धमकी दी। जब गश्ती दल बघी चौक पहुंची, उक्त व्यक्ति के समर्थन में वहां पहले से लाठी, डंडे और धारदार हथियार से लैस शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। वहीं एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इन लोगों से पैसा लिया गया, 5,000 रुपया लिया। सबका बनाइए वीडियो, सबका मीडिया बुलाइए। मीडिया कहता है पुलिस आपकी सहायता में है, यही सहायता है। पुलिस आपकी सहायता में है, यही सहायता होती है। पुलिस आपकी सहायता में है, सहायता में है। ये नहीं मालूम है कि पब्लिक सहायता में। पुलिस सहायता में है आपकी, यही सहायता हो रहा है। बंद करवाओ ना, आगे से हटिएगा नहीं, आगे रहिए। ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद। अरे रुक जाइए, कोई बात नहीं, छोड़िए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एसकेएमसीएच के एक 4th ग्रेड कर्मी ने अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पोती को हवस का शिकार बना लिया। घर में ही पोती के साथ दुष्कर्म किया। कर्मी अहियापुर थाना क्षेत्र का ही निवासी है, जबकि उसकी पोती अपनी मां के साथ 0 माइल में रहती है। मां एक निजी नर्सिंग होम में सफाई कर्मी का काम करती है। इस मामले में पीड़िता की मां ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं महिला थानेदार ने पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने भी महिला थाने के साथ शुक्रवार को अहियापुर में आरोपित के घर पहुंचकर गहन जांच किया। गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई। इधर पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उसके ससुर ने कई बार पीड़ित बेटी को बहला फुसलाकर बाहर ले गए, वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। 5 दिन पूर्व घर में ही रेप करने के दौरान पकड़े गए। उधर गांव के लोगों ने भी आरोपी कर्मी की चाल चलन पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने बताया कि पूर्व में भी कई महिलाओं के साथ गलत कर चुका है। मामला है सर, एक बच्ची के द्वारा अपने दादा के ऊपर केस किया गया है। उस केस में आज एक गिरफ्तारी हुई है, उसमें जेल भेज दिया गया है। आगे का कार्रवाई और अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक, जेल भेजा जा रहा है। हाँ, जेल। मिठनपुरा थाना के BMP 6 स्थित न्यू दुर्गापुरी कॉलोनी में चोरों ने शुक्रवार की रात एक पुलिस वाले के घर को ही निशाना बना लिया। मेन गेट समेत सभी कमरों का ताला तोड़कर करीब 6 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। सब इंस्पेक्टर परशुराम झा वर्तमान में समस्तीपुर जिले में स्थित कल्याणपुर थाना में तैनात है। सब इंस्पेक्टर की पत्नी सविता देवी ने बताया कि उनका बेटा आने वाला है, इसीलिए वो अपने घर मुजफ्फरपुर आई थी।
जैसे ही घर पर पहुंची, दरवाज़ा खुला देख हैरान रह गई। घर में सभी सामान बिखरा हुआ था। तभी इसकी सूचना अपने पति को दी। दारोगा को कॉल कर बताया कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। आशंका है कि घर में चोरी हुई है। चोरों ने गोदरेज से 60,000 कैश, जेवरात, एलसीडी समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया था। घटना की जानकारी मिलने पर मिठनपुरा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थानेदार भागीरथ प्रसाद ने कहा कि चोरों की पहचान की जा रही है। सर, हम कल्याणपुर थाना में रहते हैं। सरकारी क्वार्टर मिला है। पति जो है परशुराम झा ऐसा है, और जो है हम लोग 2-3 दिन पर आते जाते रहते हैं। 4 महीना पहले उगड़वा दिए थे। उसके बाद आना जाना लगा हुआ रहता, वो बीमार रहता, उसका इलाज यही से चलता है। आज बेटा लोग कल आ रहा है फ्लाइट से, 4 बजे पटना उतरेगा। तो आज सोचे वाईफाई लगाने वाला आ रहा है, तो सोचे वाईफाई लगा लेते हैं। तो वाईफाई घर आए तो देखे मेन गेट लगा हुआ है, तो मेन गेट का ताला खोले, ड्राइवर है वो ताला खोला। उसके बाद जो है मेन गेट का ताला खोलते हैं तो मेन गेट का ताला खुला हुआ है, सब गेट पिछड़ा हुआ है। देखे तो खूब डर लगे, ज़ोर से रोने लगे। फिर सोचे सामान लगे आदमी बचा हुआ है। फिर सब जब खोले तो पूरा तहस नहस हुआ है। उसमें जो 5 भर सोना था और जो है 80,000 का अन्य कागजात सब अभी तो नहीं देखे, अब क्या है नहीं है। 60,000 कैश था, बेटी के गौना के लिए कपड़ा उपड़ा सब बहुत सारा कुछ रखे थे। लगभग कितने का नुकसान हो गया? लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया। हाँ जी। अगल बगल में कोई बातचीत नहीं की, कोई बताया होता है? नहीं, अगल बगल कोई नहीं हमको कुछ बताया। सब लोग जानने कि पुलिस वाले का घर है। पुलिस वाले का घर है, कोई कुछ नहीं बताया। पुलिस आई थी? पुलिस आई है अभी तक यहाँ पे? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आया। इन्फॉर्मेशन दिया है, अभी तक आया भी नहीं। कितना देर हो गया इन्फॉर्मेशन दिए? 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी तक नहीं है। हाँ जी। पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करे, क्या कहेंगे? तो ये तो अन्याय है। पुलिस वाले को अगर पुलिस वाले नहीं कोऑपरेट करें तो अन्याय से भी अन्याय है। हम थाना पे रहते हैं, सर को कहते हैं पहले, सर मेरा कहते हैं पहले पब्लिक का सेवा, उसके बाद अपना फैमिली का सेवा। सर मेरा पहले पब्लिक को देखते हैं, उसके बाद अपने को देखते हैं। जब आपका पुलिस नहीं सुन रही तो आम आदमी का सुनती होगी मुजफ्फरपुर पुलिस? नहीं, मुजफ्फरपुर तो नहीं सुनती होगी, मुजफ्फरपुर पुलिस नहीं। लेकिन थाना में मेरा साहब है, वो जो है से क्या कहे, बड़ा बाबू के बाद इसी का जैसा सो नाम है। इतना पब्लिक लोग को कोऑपरेट करते हैं, खाना पीना छोड़ करके, सब कुछ करके। कोरोना काल के बीच खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कला संस्कृति एवं युवा विभाग आयोजित कार्यक्रम में सभी जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बारे में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कोरोना संकट के कारण इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जिले के खेल पदाधिकारी, खेल प्रेमी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। इस दौरान जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन होता है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी जिले के खेल पदाधिकारी के साथ जिले के अन्य पदाधिकारी और जिले के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षक हैं तथा खेल प्रेमी हैं, वो आज सभी उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। खेल दिवस के अवसर पर सभी जिलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन होगा जो अभी चल रहा है। इस आयोजन में मुजफ्फरपुर जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल प्रेमियों को सम्मानित किया जाएगा और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने शनिवार को सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने आयोग के अंतर्गत आने वाली जन वितरण, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता लाने एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष द्वारा कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण से संबंधित सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
खाद्यान्न का आवंटन, वितरण की स्थिति, राशन कार्ड धारियों के खाते में 1000 की उपलब्धता की भी समीक्षा अध्यक्ष के द्वारा की गई। बैठक में बाढ़ प्रभावित सभी प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न वितरण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। एसएफसी के गोदामों की स्थिति, उसकी क्षमता, वहां से उठाव एवं वितरण के कार्य इत्यादि की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि नवंबर माह तक सरकार द्वारा मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराना हमारा लक्ष्य है। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आईसीडीएस के कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी सहित एसएफसी के पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक मौजूद थे। तो नवंबर तक ये चल रहा है और नवंबर के बाद में आप जानते हैं कि खेती भी है, धान उनकी फसल हुई है, सुखाड़ वाला ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास काम आ जाएंगे और लोग जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि उनके पास तब एक रोजी रोटी सामने खड़ा हो जाएगा। बाढ़ हटने के साथ ही बहुत तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं होगी। तो हमको लगता है कि फ़िलहाल नवंबर तक यदि जो राहत मिल जा रहा है तो इसके बाद की जो सिचुएशन आएगा उस पर हम लोग सरकार को रिकमेंड करेंगे कि आगे और इसको जारी रखा जाए या स्टॉप किया जाए। और ख़ास करके लॉकडाउन के टाइम में बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसमें 2-3 योजना महत्वपूर्ण था। एक तो 5 किलो प्रति यूनिट जो राशन कार्ड होल्डर है उनको देना था फ्री में अनाज, और परंपरागत तरीके से 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल वाला वो भी रेगुलर उसको चलाना था। दूसरा, प्रत्येक कार्ड होल्डर में 1000 रुपया अनुदान था मुख्यमंत्री का, राहत अनुदान हो, और फिर 1 केजी दाल की। तो हमको ये करने के लिए आए हैं जांच पड़ताल, इस भ्रमण के माध्यम से अभी मीटिंग होगी कि उसका वितरण का क्या स्थिति रहा, आवंटन कितना आया, कितना वितरण हुआ, कितना बच गया, कितने लोगों को 1-1000 के दर से पैसे मिले, कितने लोगों को दाल मिला फ्री में, और आगे नवंबर तक वह काम जारी है। राशन 5 किलो फ्री देने का काम नवंबर तक जारी है। तो यह वितरण की जो तरीका है वो क्या है, किस टाइप से इसको अभियान के तौर पर लिया जा रहा है कि नहीं, तो इस पर हमको फोकस करके बात करना है, इसकी समीक्षा करनी है। दूसरी बात, इस जिला के 16 और प्रखंड जो है प्रभावित है बाढ़ से। 15 प्रखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो वहाँ पर जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच में राहत वितरण का काम कैसे चल रहा है, इसकी भी हमको जायज़ा लेना है, क्या क्या उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मोर्चे पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रशासन जो है वो क्या कर रही है उसका हम अपडेट लेंगे। और इसी टाइप से फिर हम ये भी देखेंगे कि जो अनाज आ रहे हैं और एसएफसी के जो गोडाउन है, एफसीआई के गोडाउन है, वो गोडाउन की क्या स्थिति है, उसकी क्षमता क्या है, वहाँ से उठाव और वितरण के जो काम हो रहे हैं उस किस अवस्था में है, उसको भी देखेंगे। कोई एक दुकान, पीडीएस के दुकान पर भी जाएंगे, क्योंकि इसलिए जाएंगे वितरण के लिए, तो वो अपना कर रहे हैं, खास करके कि इस 5 बजे तक दुकान खुला है कि नहीं मिलेगा। देखिए, नवंबर तक सरकार ने घोषणा कर रखी है और आदेश भी निकल चुका है कि हम नवंबर तक लोगों को 5 किलो अनाज हम रेगुलर रूप से देंगे। और दाल के बदले अब चना आ गया है, 1 किलो चना मिलेगा। तो इसको हम लोग पावरफुल तरीके से एक तो लागू कराना है। दूसरा है कि जो उपभोक्ता है वो जाने, समझे कि नहीं। अब वो जानेंगे ही नहीं तो लेंगे कैसे। तो हम लोग आपके माध्यम से, और यहाँ पर हम अभी बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल वर्कर भी आए थे, जनता दल के सारे सीनियर लीडर आए थे, और उनके साथ भी बातचीत किए कि जो सरकार ने, खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चला रखी है, नवंबर तक हमें देना है अनाज मुफ्त में 5 किलो, तो इसको जानकारी हम लोग दे दें जो उपभोक्ता नीचे में हैं, और साथ ही साथ हम लोग उसको
लागू कराने में, वितरण को कैसे ठीक ठाक करें, इस मोर्चे पर भी मैंने काम करें। हम उन लोग से अपील किए हैं, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनसे अनुरोध और अपील है कि आप नवंबर तक 5 किलो फ्री में अनाज मिल रहा है सरकार के माध्यम से, और 1 किलो चना, इसको दिलवाने में सहयोग करें और डीलर के ऊपर एक प्रभाव डालें कि लोगों को जो हकदार हैं, वो गरीब लोग जो हकदार हैं, पीछे वाले, अंत्योदय वाले, उनको अनाज मिल जाए। हम इस काम को करेंगे। अच्छा, आवंटन और वितरण का जो खेल चल रहा है उसको भी लेकर कुछ जांच करेंगे। जिनका कार्ड नहीं है उसको कैसे? देखिए, जिनका कार्ड नहीं है उनके लिए आरटीपीएस जो है स्टार्ट हो चुका है। हमेशा जिस टाइप से वोटर कार्ड बनता है, जिस टाइप से विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उसी टाइप से अब राशन कार्ड भी बनेंगे। जिनका राशन कार्ड बन गया, उसमें यूनिट कम आया है, शिकायतें आ रही है, तो वहाँ पर फार्म ख डालने के लिए और जो भी आधार वगैरह से लिंक करना है, इसके लिए भी काम चल रहा है और लोगों को ये काम को कर लेना चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक रह गया वितरण और आवंटन के मामला, तो इसकी समीक्षा करेंगे हम कि कितना जिला का आवंटन है, कितने राशन कार्ड होल्डर्स हैं, कितने नए बने हैं, कितना नया आवंटन आया है, और उसका पौष के हिसाब से कितना वितरण हुआ, कितना शेष रह गया, शेष अनाज कहाँ है, उस पर भी बात होगी। बात यहाँ भी होगी कि किरोसिन तेल भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है, तो किरोसिन तेल का कैश मेमो मिलता है कि नहीं, उसका भंडारण क्षमता क्या है, वितरण की क्या स्थिति है। इधर तिलक मैदान मस्जिद को शहीद करवाने के बाद से ही मुस्लिम समाज के कई लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता इस्लामपुर निवासी मोहम्मद नसीम ने कोर्ट में परिवाद दायर कर रखा है। आपको बता दें कि मस्जिद को शहीद कर फिर से बनवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से मोहम्मद नसीम ने तिलक मैदान मस्जिद के मुतवल्ली तैयब आज़ाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहम्मद नसीम ने निगम को एक ज्ञापन सौंपकर यह कहा है कि इस्लामपुर का राइन मार्केट पूरी तरह से जर्जर है, वह कभी भी गिर सकता है। यहाँ के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। नसीम ने नगर आयुक्त से जल्द ही इस मार्केट को ध्वस्त करवाने की मांग की है। ये पीछे जो बिल्डिंग है वो राइन मार्केट है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिसके मुतवल्ली मोहम्मद तैयब आज़ाद है। और ये जो मकान बनाया गया है, ये सबसे ख़तरनाक इस मोहल्ला के लिए है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इसमें हज़ारों जानें जा सकती है। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम पहले 5/8/19 को एक ज्ञापन दिया था नगर आयुक्त को और जिलाधिकारी महोदय को और मेयर साहब को। इन लोगों का जांच भी आया, मगर कुछ हुआ नहीं। ज्ञापन में क्या जिक्र किया? ज्ञापन में ये दिया कि ये जो ज़मीन है राइन मार्केट, ये नगर निगम का 2 फीट रोड उधर और नगर निगम का 2 फीट इधर लेकर ये 5 मंजिला, एक मंजिल का हाइट है 17 फीट। ये 6-7 मंजिल बना चुके हैं। मगर मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय ये ध्वस्त होगा, उस समय मैं जिलाधिकारी, जो माननीय जिलाधिकारी या नगर आयुक्त से ये मैं पूछूंगा कि मैं जब सामाजिक कार्यकर्ता एतला किया तो कार्रवाई क्यों नहीं। अभी लोग दहशत में हैं कि अब गिर सकता है, तब गिर सकता है, नुकसान हो सकती है। नुकसान में हज़ारों जाने जा सकती है। यहाँ के सभी लोग दहशत में हैं। तो इसके लेके आज मैं एक नोटिस दायर किया है जो है ना नगर आयुक्त को, जिसमें उनको बताया है कि जो है ना अगर इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी आगे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और पब्लिक के जान बचाने के लिए किसी हद तक हम जा सकते हैं। मोहम्मद नसीम, महानगर अध्यक्ष, परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच, मोहल्ला इस्लामपुर, वार्ड नंबर 20, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर, ने एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय नगर आयुक्त महोदय के यहाँ मोहम्मद तैयब आज़ाद मुतवल्ली राइन मार्केट इस्लामपुर, वार्ड नंबर 20, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर के विरुद्ध अवैध भवन निर्माण नियम अंतर्गत धारा 413, 414, 435 के अधीन दायर किया है, जिसमें इनका कहना है कि मोहम्मद तैयब आज़ाद
गलत तरीके से राइन संपत्ति का मुतवल्ली बनकर यह संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी। उस वक्फ बोर्ड में अपना नाम मुतवल्ली रूप में दर्ज करा लिया और राइन मार्केट इस्लामपुर में ये राइन की ज़मीन पर अवैध निर्माण 5 मंजिला कर दिया, जो नक्शा बिना पास कराए और बिना सैंक्शन लिए, बिना प्रावधान का अनुपालन किए इन्होंने किया है, जो जनहित के विरुद्ध है। और साथ ही सरकारी भूमि जो नगर निगम की गली और सड़क पर नाले का अंश है उसको भी अतिक्रमित कर दिया है। इसको अगली सुनवाई कब है इसका? ये अगली सुनवाई पहले नोटिस निर्गत होगी उनके विरुद्ध, उसके बाद कब डेट पड़ेगा उसमें सुनवाई होगी। बाढ़ की विनाश लीला ने लोगों की खुशियां तो छीन ही ली, घर बार तो बर्बाद कर ही दिए, साथ ही साथ किसानों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। किसानों की फसल पूरी तरह बाढ़ की विनाश लीला में तबाह हो गई। बाढ़ ने जिले के 15 प्रखंडों में भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण उन इलाकों में लगी सैकड़ों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई अनुदान राशि नहीं मिली है। ऐसे में किसानों के सामने रोजी रोटी चला पाना एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। ऊपर सर जैसे हम लोग जो धान जो दहा गया है, धान दहा गया जी सर, और उसमें कुछ नहीं, सफाई चिकन हो गया। अभी तक कोई जो है उसका राहत हुआ तो हम लोगों का जो है अभी नहीं मिला है। जो पूछने था तो लोग अभी न किया है। तब कैसे जीवन चलेगी? अब कैसे चले? भगवान भरोसे है हम लोग। भगवान जी जिस तरह हम लोगों का ले चले, भगवान के हाथ में है। भोजन का आपस पड़ेगा। 1 बीघा धान हमको 1 बीघा बेटा के 2 बीघा धान रोपा कर कुछ न भेद सरकारी है तो वो पैसा न भेज रहा है। दहुआ चाहे तो न दहुआ तो कैसे जीवन चलेगा? अब तो भगवान का वजह से केना करेगा तो भगवान में जाए। कितना खेत में आपका फसल जो है नष्ट हुआ? कितना है से 1 बीघा के लगभग। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। शनिवार को चिराग पासवान ने बिहार की सभी विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी की सभी 243 सीटों पर जो तैयारी है उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिलेगा। साथ ही बिहार में कोरोना और बाढ़ की समस्या के साथ साथ छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए होने वाली परीक्षाओं में पार्टी के कार्यकर्ताओं को छात्र और छात्राओं की बढ़ चढ़कर मदद करनी है, क्योंकि देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने वाले छात्र और छात्राओं के साथ लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा है। आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी विधानसभा प्रत्याशी है सारे लोगों से उन्होंने बात किया और बोले कि अभी जो भी समस्या है हमारे बिहार में, चाहे वह कोरोना का समस्या हो, बाढ़ का समस्या हो, अभी सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है, जेईई का एग्ज़ाम आया है, नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें काफ़ी बच्चों को सेंटर तक जाने में काफ़ी प्रॉब्लम और परेशानी होगा, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपने अपने ज़िला में, पूरे बिहार में अपने स्तर से गाड़ी की व्यवस्था करके लोगों को, बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने का हेल्प करे, काम करे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। जो बच्चा एग्जाम देगा, आज अगर वह निकलता है तो हमारे देश के लिए वह काम करेगा, चाहे वह नेट का हो, चाहे वह जेईई का हो। तो देश के लिए जो काम करने वाले बच्चा है उनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा उनके साथ है। कोरोना संकट के बीच चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर कचहरी गेट के सामने स्थित अपने कार्यालय में लोक चेतना दल आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। वहीं शनिवार को चौथे दिन अनशनकर्ता संजीव कुमार झा को अधिवक्ता मनोज कुमार ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोरोना महामारी में चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। इस निर्णय पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ निंदा की गई।
सबसे महत्वपूर्ण संस्था लोकतंत्र के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी जो है ये चुनाव को टालने का कारण नहीं हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का लोक चेतना दल निंदा करती है और आम जनता को के बीच में लोक चेतना दल के सभी कार्यकर्ता जाएंगे और क्या ये केंद्र सरकार की स्थिति है और सभी स्वायत्त संस्थाओं को बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारे पर चलना पड़ रहा है, यह बड़ी ही बेहद अफसोसजनक है। इस बात की अफसोस है हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए हम लोग आज इस आमरण अनशन का समापन कर रहे हैं और आगे जनता के बीच जाएंगे। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।